साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती अध्ययन मंत्र पर आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत आज एक बार फिर से हम आपके सामने मनोविज्ञान के मॉडल पेपर 3 के साथ में आपके सामने उपस्थित हुए हैं और इस मनोविज्ञान के पेपर में हम आपसे 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न शुरू होने से पहले साथियों एक बार बता दूं मैं आपको कि ये जो मनोविज्ञान का जो पेपर है हमारा, वो पूर्ण रूप से व्यवहारिक मनोविज्ञान पर आधारित है। इस पेपर के माध्यम से आप अपने आप के स्तर को जान सकेंगे कि आप यदि आपसे मनोविज्ञान पूछी जाती है तो आपका स्कोर क्या रहने वाला है। तो साथियों बहुत ही मनोयोग के साथ इस पेपर में आप जुड़े रहें और अंत तक जुड़े रहें और कमेंट करके बताना लास्ट में कि आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं। तो साथियों आज की हमारी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का जो पहला प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा का बच्चा क्यू को पी और पी को क्यों लिखे या पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है। ऑप्शन नंबर ए है मलेरिया, ऑप्शन नंबर बी है डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर सी है फाइलेरिया और ऑप्शन नंबर डी है टाइफाइड। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डिसलेक्सिया। यानी कि कोई भी बच्चा है वो पी लिखा हुआ है उसको क्यों पढ़ रहा है और क्यों लिखा हुआ है उसको यदि पी पढ़ रहा है तो उसमें कौन सा दोष है, कौन सा अधिगम दोष है, डिसलेक्सिया। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों को शिक्षा के लिए कहा गया है। यानी कि वर्तमान में जो निःशक्त बच्चे हैं उन बच्चों के लिए शिक्षा क्या कही गई है। ऑप्शन नंबर ए है समावेशी शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी है विशेष शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी है संकेत शिक्षा और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्तमान में जो निःशक्त बच्चे हैं उनके लिए यदि कोई शिक्षा का माध्यम है तो वो होगा समावेशी शिक्षा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता यानी कि मेंटली रिटार्डेशन की विशेषता नहीं है। यानी कि मानसिक जो मंदता है या जिसको हम अपन कहें मेंटली रिटार्डेशन, इसकी कौन सी विशेषता नहीं है पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, ऑप्शन नंबर बी है धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को नहीं कर पाना, ऑप्शन नंबर सी है वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होना और ऑप्शन नंबर डी है अंतर्वैयक्तिक संबंधों यानी कि इंटरपर्सनल रिलेशंस का कमज़ोर होना। तो साथियों इसमें जो मानसिक मंदता की जो विशेषता पूछी गई है इसमें जो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ऑप्शन नंबर डी है अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमज़ोर होना, ये इस मानसिक मंदता की विशेषता को नहीं दर्शाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न होने वाला है चौथा, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनको हमें कैसे शिक्षा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है अन्य सामान्य बालकों के साथ, ऑप्शन नंबर बी है विशेष विद्यालयों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा और ऑप्शन नंबर सी है विशेष विद्यालयों में, ऑप्शन नंबर डी है विशेष विद्यालयों में विशेष अध्यापकों के द्वारा। तो साथियों विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए वो अन्य जो सामान्य बालक होते हैं उनके समान ही उनकी शिक्षा का आयोजन करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, अन्य सामान्य बालकों के साथ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है तो आप उसमें क्या देख पाएंगे। यानी कि एक विद्यार्थी है जो बुद्धिमान है उसमें ऑप्शन नंबर ए है उसे सभी छात्रों के साथ संतुष्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी है उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, ऑप्शन नंबर सी है वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे यानी कि मोटिवेशन उसको प्रदान करेंगे, ऑप्शन नंबर डी है उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो साथियों यदि कोई छात्र बुद्धिमान है तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि जैसे वह अत्यधिक प्रगति कैसे कर सकता है, यानी कि सीखने की दर को ज़्यादा से ज़्यादा या अधिक से अधिक प्रतिशत में कैसे बढ़ा सकता है वैसे उसको क्या करेंगे अपन मोटिव करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों कि वह कौन से वाले कारक हैं जो बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। यानी कि कक्षा में जो रुचि लेना है या कक्षा में जो उनका लगाव है उनसे क्या करते हैं, उनको बाधित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका भावना और मनोभाव यानी कि जज्बात, ऑप्शन नंबर बी है संस्कृति और प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर सी है आपका बालक का दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर डी है लक्ष्य और प्रयोजन। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि संस्कृति और प्रशिक्षण है
वो बालक की कक्षा में रुचि लेने से उसको क्या करता है, बाधित करता है या रोकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं, यानी कि पिछड़े बालकों की विशेषताओं के बारे में आपने से पूछा गया है कि पिछड़े जो बालक होते हैं उनकी विशेषता क्या हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए है जिनकी सीखने की गति धीमी हो। ऑप्शन नंबर बी है जिनकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 के मध्य हो। ऑप्शन नंबर सी है मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं और असमायोजित हो। और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो साथियों चर्चा कर रहे हैं हम पिछड़े बालकों की, तो पिछड़े बालकों की जो विशेषता है उन विशेषताओं के अंतर्गत ये जो आपने सभी इनकी विशेषताएं पढ़ी कि जिन सीखने की गति धीमी होती है, बुद्धि लब्धि 80 से 90 के मध्य होती है और मानसिक रूप से ये अस्वस्थ और असमायोजित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ साथियों। नेक्स्ट प्रश्न होगा साथियों प्रश्न नंबर 8। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसी समान अर्थ में किया है, यानी कि गिलफोर्ड ने जो अभिसारी चिंतन का जो प्रयोग किया है वो किस समान अर्थ में किया है। ऑप्शन नंबर ए है बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी है सृजनात्मकता। ऑप्शन नंबर सी है बुद्धि एवं सृजनात्मकता। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों बात की जा रही है गिलफोर्ड की। गिलफोर्ड ने जो अभिसारी चिंतन जो पद का प्रयोग किया है वो किया है इन्होंने सृजनात्मकता के लिए, कि बालक सृजनात्मकता यदि सीखता है या सृजनात्मक के कोई बालक है तो उसमें कौन सा चिंतन पाया जाता है, अभिसारी चिंतन पाया जाता है। ये बात बताई है गिलफोर्ड ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा साथियों, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को भी दर्शाता है सिवाय, यानी कि इसमें से एक ऐसा ऑप्शन है उसके अतिरिक्त कौन सा, ये सभी जो कारक हैं वो मानसिक विकार के लक्षणों को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है भग्नाशा या निराशा के। ऑप्शन नंबर बी है संबंध या तनाव के। ऑप्शन नंबर सी है संबंध के। ऑप्शन नंबर डी है चिंता के। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी संबंध के, यानी संबंध के अलावा ये जो सभी कारक हैं ये मानसिक विकार के लक्षणों को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न होने वाला है, रेन जूली प्रतिभाशाली की अपने परिभाषा के लिए जाने जाते हैं, यानी कि रेन जूली जो मनोवैज्ञानिक हैं वो प्रतिभाशाली बालक की अपनी परिभाषा के लिए जाना जाता है, यानी कि उन्होंने प्रतिभाशाली बालक के लिए क्या परिभाषा दी है। ऑप्शन नंबर ए है 4 पंक्तियाँ। ऑप्शन नंबर बी है 4 स्तरीय। ऑप्शन नंबर सी है त्रिवृत्तीय। और ऑप्शन नंबर डी है त्रिमुखिया। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होने वाला है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेन जूली प्रतिभाशाली की अपनी त्रिवृत्तीय परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा, सीखने के लिए कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं, यानी कि हमारी लर्निंग को क्या करते हैं, डाइवर्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर बी है प्रेरणा व उपलब्धि अभिप्रेरणा। ऑप्शन नंबर सी है उत्सुकता एवं इच्छा शक्ति यानी विल पावर। और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। साथियों चर्चा कर रहे हैं हम सीखने के वे कारक जो बालक के सीखने को प्रभावित करते हैं, तो ये सभी जो कारक हैं शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, प्रेरणा और उपलब्धि अभिप्रेरणा, उत्सुकता और इच्छा शक्ति, ये सभी बालक के सीखने को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है, यानी कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना करनी है, उस नैतिकता की स्थापना के लिए जो सबसे उत्तम जो मार्ग बताया गया है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। ऑप्शन नंबर सी है उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर डी है उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा कि नैतिकता का यदि हमें विकास करना होगा तो इसमें हमें क्या होगा, शिक्षक को एक आदर्श रूप में व्यवहार करना होगा, यानी कि शिक्षक जैसा आदर्श रूप में व्यवहार करेगा बालक उसी व्यवहार का क्या करेंगे, अनुकरण करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर सी ए है हमारा अभियोग्यता का विकास। ऑप्शन नंबर बी है बच्चे का विकास। ऑप्शन नंबर सी है शारीरिक कौशल का विकास। और ऑप्शन नंबर डी है व्यक्तिगत विकास। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अभियोग्यता का यदि विकास किया जाएगा तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ या तात्पर्य अभियोग्यता का विकास करना होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ साथियों। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न होने वाला है,
विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। यानी कि विद्यार्थियों में अभिवृत्ति की जो परिवर्तन है उसके लिए किस विधि का प्रयोग अध्यापक के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है दबाव में किसी बात या विचार के लिए राजी करना। ऑप्शन नंबर बी है किसी विचार को दोहरान अथवा दृढ़तापूर्वक करवाना। ऑप्शन नंबर सी है व्यवहार किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन करना। और ऑप्शन नंबर डी है स्वीकृति संदेश के साथ स्थापित करना। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दबाव के माध्यम से किसी भी बात या विचार के लिए किसी विद्यार्थी को राजी नहीं कर सकते। यानी कि यदि बालक में अभिवृत्तियों का यदि हमें परिवर्तन करना है या विकास करना है अभिवृत्तियों में, तो विचार को दोहरान करना होगा। दोहरान भी कैसा होना चाहिए, दृढ़तापूर्वक होना चाहिए, यानी कि व्यवहार की प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन होना चाहिए, यानी कि उसको पुनर्बल मिलना चाहिए। और स्वीकृति संदेश के साथ क्या करना चाहिए, उस व्यवहार को स्थापित करना चाहिए। तो साथ ही जिसका राइट आंसर था, इसमें नहीं पूछा गया था कि कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो दबाव के माध्यम से हमें बालक में अभिवृत्तियों में परिवर्तन नहीं कर सकते। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। यानी क्रिस्टीना एक अध्यापिका है, वो अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। तो ये किस ओर संकेत करता है, यानी कि भ्रमण के बाद में जो परिचर्चा हो रही है वो परिचर्चा किस तरफ हमें संकेत करती है। ऑप्शन नंबर ए है सीखने के लिए आकलन। ऑप्शन नंबर बी है आकलन के लिए सीखना। ऑप्शन नंबर सी है आकलन का सीखना। ऑप्शन नंबर डी है सीखने का आकलन। तो इसका जो साथियों राइट आंसर होगा कि यदि बालक भ्रमण पर गए हैं, भ्रमण के बाद में यदि परिचर्चा की जा रही है, तो सीखने के लिए आकलन किया जा रहा है कि सीखने उस भ्रमण से हम क्या क्या सीख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, संवेगों की उत्पत्ति होती है, यानी इमोशंस जो हमारे हैं उनकी उत्पत्ति किससे होती है। ऑप्शन नंबर ए है मूल प्रवृत्तियों से। ऑप्शन नंबर बी है गत्यात्मक क्रियाओं से। ऑप्शन नंबर सी है पोषण से। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा, इमोशंस की यदि उत्पत्ति की बात करें तो हमारी जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं उनसे होती हैं। जैसे कि मैकडूगल जो हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने भी 14 मूल प्रवृत्तियों की हमारी चर्चा की है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। यानी इसमें किसी नहीं है, ये पूछा गया है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का जो तात्पर्य है वो ज्ञान का निर्माण करना होता है। ऑप्शन नंबर ए है स्किनर, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ऑप्शन नंबर ए है स्किनर। ऑप्शन नंबर बी है पियाजे। और ऑप्शन नंबर सी है थॉर्नडाइक। और ऑप्शन नंबर डी है लेव वाइगोत्स्की। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी पियाजे। पियाजे के अनुसार सीखने का तात्पर्य है कि किसी ज्ञान का हमें निर्माण करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रोश संवेगों को कितने प्रकारों में बांटा है। रोश नाम के जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने संवेग यानी इमोशंस को कितने भागों में बांटा है। ऑप्शन नंबर एक है 2। ऑप्शन नंबर बी है 3। ऑप्शन नंबर सी है 4। और ऑप्शन नंबर डी है 5। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोश ने संवेगों को 3 भागों में विभाजित किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस प्रदर्शित करता है, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी कि कोई शिक्षार्थी है वो व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रदर्शित कर रहा है, तो उसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी है परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो साथियों यदि बात करें हम ऑप्शन नंबर डी की परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, तो परीक्षाओं की यदि संख्या बढ़ाएंगे तो उसमें शिक्षक व्यक्तिगत विभिन्नताओं का समाधान नहीं कर सकता। और यदि कठोर अनुशासन भी अपनाएंगे हम तो भी शिक्षक व्यक्तिगत विभिन्नताओं का समाधान नहीं कर सकता। अधिगम की यदि एक समान गति पर बल देंगे तो साथियों यदि जो विभिन्न योग्यताओं वाले जो बालक हैं उनके सीखने में क्या होगी, त्रुटियां होगी, सीखने में अयोग्यताएं शामिल होंगी। तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीखने के जो विविध अनुभव हैं, विविध जो विधियां प्रविधियां हैं, उनकी यदि उपलब्धता शिक्षक वहाँ करवाएगा तो विभिन्न जो योग्यताओं वाले
जो डिफरेंस वाले जो बालक हैं वो विभिन्न प्रकार से सीख पाएंगे। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिगम रूप से प्रेरित करता है, यानी कि सीखने के लिए अधिगम रूप में यानी हमें कौन प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर ए है बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर बी है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। ऑप्शन नंबर सी है बहुकारक और ऑप्शन नंबर डी है असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा कि सीखने के लिए अधिगम रूप से जो प्रेरित करता है वो होगा हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लक्ष्यों, यदि कोई हमारा लक्ष्य है, कोई हमारी गोल्स हैं, उनको यदि हम रिसीव कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, उसी में हमारी जो व्यक्तिगत संतुष्टि है वही हमें इस अधिगम के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा साथियों, अधिगम मनोविज्ञान में बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है, यानी कि ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिसने बाल अधिगम के विकास में पुरस्कार को यानी कि पुनर्बलन के रूप में महत्व नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा साथियों वो होगा हमारा थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर बी होगा पावलोव, ऑप्शन नंबर सी होगा स्किनर और ऑप्शन नंबर डी है गुथरी। तो साथियों बात करें यदि पुरस्कार के महत्व को नहीं देने की, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुथरी जो मनोवैज्ञानिक है हमारे, उन्होंने पुनर्बलन या पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचनाओं के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है, यानी कि हमें जो सूचनाएं जो प्रदत्त की गई हैं उनका जो विश्लेषण किया जाए उसके लिए जो प्रयोग में लाई जाती है वो कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए है वर्णन करना, ऑप्शन नंबर बी है पहचान करना, ऑप्शन नंबर सी है अंतर करना और ऑप्शन नंबर डी है वर्गीकृत करना। तो साथियों संज्ञानात्मक क्रिया के यदि सूचना का यदि विश्लेषण करना है, विश्लेषण का मतलब उन्हें विभाजित करना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगी हमारी अंतर करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न होने वाला साथियों कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, यानी कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है कि जिसमें जो व्यक्ति है वो दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से उसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा वो होगा सामाजिक अधिगम, ऑप्शन नंबर बी है अनुबंधन, ऑप्शन नंबर सी है प्रायोगिक अधिगम और ऑप्शन नंबर डी है आकस्मिक अधिगम। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सामाजिक अनुभव, यानी कि सामाजिक अधिगम के माध्यम से हम प्रत्यक्ष रूप से उसको सीख सकते हैं, ना कि किसी को देख करके। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न होगा साथियों, निम्न में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही नहीं है, यानी कि हमारे लर्निंग के बारे में कौन सा ऐसा कथन है जो सही है पूछा गया है इसमें। ऑप्शन नंबर ए है सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। ऑप्शन नंबर बी है सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है, देखो इसमें नहीं होता बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी है सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर डी है बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चर्चा करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। इसमें कहा गया है कि संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होते, यानी कि सीखने के जो विभिन्न चरण होते हैं वो संवेगात्मक कारकों से, जो हमारे जो इमोशंस जो होते हैं उनसे बिल्कुल प्रभावित होते हैं। तो ये ऑप्शन वैसे गलत था। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है, मानसिक क्रिया भी है, मानसिक रूप के साथ में एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया भी है और हमारी भावात्मक प्रक्रिया भी है। और ये ऑप्शन नंबर डी था कि बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां ये संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ है। देखो सीखने के अंतर्गत त्रुटियां बहुत सी होती हैं, बच्चों से विभिन्न त्रुटियां होती है, लेकिन ये इस तरफ संकेत नहीं करती कि बच्चे ने कुछ भी नहीं सीखा। सीखने के अंदर जो त्रुटियां हो रही हैं उससे हमें यह पता चलता है कि बच्चे की सीखने की जो रुचि है वो सीखने की तरफ क्या है, अग्रसर है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक होता है। एक तो संवेगात्मक रूप से क्या होता है, सकारात्मक, और शिक्षार्थियों के शिक्षण को क्या करता है, संतुष्ट करने वाला होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, एक 13 वर्षीय बालक बात करने में बड़ों से झगड़ा करने लगता है, यानी कि एक 13 वर्ष का कोई बालक है वो अपनों से बड़ों में बात करने में झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, यानी कि मैं सही हूँ।
विकास की किस अवस्था में है? ऑप्शन नंबर ए है प्रारंभिक अवस्था, ऑप्शन नंबर बी है किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर सी है युवावस्था और ऑप्शन नंबर डी है बाल्यावस्था। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा कि 13 वर्ष का यदि कोई बालक है तो उसकी अवस्था क्या होगी? किशोरावस्था, क्योंकि किशोरावस्था की अवधि क्या मानी गई है? 13 से 18 वर्ष मानी गई है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। यानी कि अधिगम से संबंधित किसी भी बालक में कोई यदि समस्याएं आ रही हैं तो उसका सबसे अच्छा उपचार क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए है कठोर परिश्रम का सुझाव, ऑप्शन नंबर बी है ग्रंथालय निरीक्षक अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षा निजी शिक्षा का सुझाव और ऑप्शन नंबर डी है निदानात्मक शिक्षण। तो इसका साथियों राइट जो आंसर होगा साथियों वो होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निदानात्मक शिक्षण के माध्यम से बालक के सीखने में या बालक के अधिगम में किसी भी प्रकार की यदि कोई समस्या आती है तो उसका निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से क्या किया जाता है? उपचार किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हमारा, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, यानी कि शिक्षक का जो बर्ताव है कक्षा कक्ष में या विद्यालय परिसर में कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है रचनात्मक, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षाप्रद, ऑप्शन नंबर सी है आदर्शवादी, ऑप्शन नंबर डी है निषेधात्मक। तो साथियों इसी के बारे में हम पहले भी प्रश्न में चर्चा कर चुके हैं। पहले हमें शुरुआत में एक प्रश्न आया था कि शिक्षक यदि कोई आदर्शवादी शिक्षक होगा तो आदर्शवादी शिक्षक क्या कर सकता है? बालकों में नैतिकता का विकास कर सकता है और बालकों के यानी शिक्षक का बर्ताव ही ऐसा होना चाहिए कि बालक क्या करे? सामाजिकता को सीखे, नैतिकता को सीखे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आदर्शवादी, यानी शिक्षक का आदर्शवादी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न है हमारा, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वह अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें। यानी कि कोई भी यदि कक्षा कक्ष में या विद्यालय परिसर में यदि कोई सामूहिक गतिविधियां होती हैं उनमें शामिल करें विद्यार्थियों को, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के लिए यह अतिरिक्त में भी सहायता करती है। ऑप्शन नंबर ए है दुश्चिंतता, ऑप्शन नंबर बी है सामाजिकरण, ऑप्शन नंबर सी है आक्रामकता, ऑप्शन नंबर डी है मूल्य द्वंद्व। तो साथियों यदि शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को किसी सामूहिक गतिविधियों में शामिल करता है तो उस सामूहिक गतिविधि के माध्यम से जो सीखने की जो उसकी प्रवृत्ति होती है वो कैसी हो जाती है? उसके बालक की सामाजिकरण हो जाता है, मतलब सामाजिकता का उसमें क्या हो जाता है? अधिगम होने लगता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है, यानी कि जो अधिगम की जो हमारी प्रक्रिया है उस लर्निंग की जो प्रक्रिया है उसका जो प्रथम सोपान है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए है पाठ्य पुस्तक पठन, ऑप्शन नंबर बी है रुचि, ऑप्शन नंबर सी है अनुभव, ऑप्शन नंबर डी है जिज्ञासा। तो साथियों चर्चा करेंगे सीखने की जो प्रक्रिया का जो प्रथम सोपान है उसके बारे में। तो आप सभी को ज्ञात होगा कि यदि सीखने के प्रति यदि किसी बालक की जिज्ञासा नहीं होगी, यदि सीखने के प्रति किसी बालक की जिज्ञासा नहीं होगी तो उस बालक उस अधिगम को सीख नहीं सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जिज्ञासा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है साथियों हमारा कि मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व को किस आधार पर बांटा है? यानी कि व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है थॉर्नडाइक ने किया है वो किस आधार पर किया है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर, ऑप्शन नंबर बी है प्रभुतापूर्ण एवं अधीनस्थ पूर्ण के आधार पर, ऑप्शन नंबर सी है स्वतंत्रता एवं निर्भरता के आधार पर, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों थॉर्नडाइक की बात करें व्यक्तित्व में, उन्होंने यदि व्यक्तित्व को बांटा है तो वो ऑप्शन नंबर ए है चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर। और साथियों चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। उनमें से जो पहला प्रकार है वो है स्थूल विचारक, पहला है स्थूल विचारक, दूसरा है सूक्ष्म विचारक और तीसरा है साथियों प्रत्यय विचारक। यानी कि थॉर्नडाइक ने ये 3 ही प्रकार बताए हैं, स्थूल विचारक, सूक्ष्म विचारक या फिर प्रत्यय विचारक। इसको यदि स्थूल को कहें तो कंक्रीट थिंकर्स हो गया, सूक्ष्म को कहेंगे तो अबस्ट्रैक्ट थिंकर्स हो गया और प्रत्यय को कहेंगे तो आइडिया थिंकर्स हो गया। तो साथियों ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि थॉर्नडाइक ने जो व्यक्तित्व का विभाजन किया है वो चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर किया है
और उन्होंने 3 जो प्रकार बताए हैं, सूक्ष्म विचारक, स्थूल विचारक और प्रत्यय विचारक। साथियों बात करें पहला जो स्थूल विचारक था, उनकी जो मतलब विशेषता यदि पूछे बालकों की तो वो होती है, उनकी जो IQ होती है वो कैसी होती है, लो होती है, यानी कि लो यानी कम नहीं होती है। और दूसरा था सूक्ष्म विचारक, उनकी यदि विशेषता की यदि हम बात करें साथियों, तो उनकी जो विशेषता यदि आपसे पूछी जाए तो इनकी जो IQ होती है वो कैसी होती है, हाई होती है। ठीक है साथियों। जो तीसरा प्रत्यय विचारक था, उसकी यदि हम बात करें प्रत्यय विचारक की विशेषता क्या है, तो आप उसके उत्तर के रूप में लगाएंगे कि ये जो बालक होते हैं वो क्या होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, यानी कि सृजनात्मक जो बालक होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रत्यय विचारक होते हैं। ठीक है साथियों, इसी के साथ हमारी आज की प्रश्नोत्तरी यहाँ समाप्त होती है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए। साथियों आगामी रीट परीक्षा तक या अन्य कोई भी टेट परीक्षा तक आप हमारे चैनल के साथ यूं ही जुड़ते रहिए, और अब आप और अपने साथियों को भी आगे से चैनल से जोड़िए, ताकि भविष्य में होने वाली किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको अन्य किसी चैनल से नहीं जुड़ना पड़े, ये हम आशा दिलवाते हैं। जैसा कि पिछले वीडियोज़ में हमने बात की थी कि संस्कृत के भी हम ऐसी टेस्ट सीरीज़ लाएंगे, वो बहुत जल्दी आपके सामने उपस्थित होगी वो टेस्ट सीरीज़ भी। तो आप भी जुड़े इस टेस्ट सीरीज़ से और आपके अन्य साथियों को भी इससे जोड़ें। धन्यवाद।